ज्योति जल्दी उठ, देख बहुत देर हो गई, सुबह के 7 बज गए। अब तक तो हम दोनों भाई बहनों को टोकरी लेकर सेब तोड़ने के लिए पहुंच जाना चाहिए था। ज्योति अपने भाई की आवाज सुनकर नींद से जागती है। भाई, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर जाने का। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तुझे? भाई, मेरे पेट में दर्द है। तभी अंदर से विपुल और ज्योति की सौतेली माँ अनुपमा आवाज लगाते हुए, अरे तुम दोनों की सुबह नहीं हुई क्या? अरे लोग उठकर अपने काम धाम में लग गए हैं, पर एक ये दोनों नालायक है जिनकी अभी तक सुबह ही नहीं हुई है। अनुपमा के खौफ से दोनों भाई बहन टोकरी लेकर बाहर बगीचे में सेब तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल ज्योति और विपुल जब वे दोनों बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ सुमित्रा हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो चुकी थी। इसलिए विपुल और ज्योति के पिता मोहन ने अनुपमा से शादी की थी ताकि वो उनके बच्चों को एक सगी माँ जैसा प्यार दे पाए। पर हकीकत कुछ और ही थी। मोहन शहर से बाहर अपने बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, तो वहीं अनुपमा ज्योति और विपुल और अपनी सगी बेटी प्रिया के साथ रहा करती थी। अनुपमा अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, तो वहीं ज्योति और विपुल के साथ खूब भेदभाव करती थी। ओ महारानी, लगभग 1 घंटा हो गया है, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले। अरे कछुए की चाल चलेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चला, इतने सारे कपड़े भी धोने हैं तुझे। और फिर शाम को तुम दोनों भाई बहन बाजार में सेब बेचने भी तो जाओगे ना। जल्दी जल्दी काम कर। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बाहर नहीं जाना चाहती। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुझे खाना देना नहीं चाहती। जैसा काम करेगी वैसा ही फल मिलेगा तुझे। काम न करने के बहाने ढूंढती रहती है जब देखो तब। ठीक है माँ, मैं बर्तन भी धो दूंगी और कपड़े भी धो लूंगी और फिर बाजार जाकर सेब भी बेच लूंगी। आप चिंता मत करो, सब कुछ कर लूंगी मैं। चाहे ज्योति की तबीयत खराब हो या विपुल की, अनुपमा दोनों के बारे में जरा भी नहीं सोचती थी। वो हमेशा दोनों पर अत्याचार करती थी। एक बार की बात है, दोनों भाई बहन एक बगीचे में जाते हैं जहाँ एक सेब का पेड़ था। ज्योति नीचे टोकरी लेकर खड़ी थी, तो वहीं विपुल पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रहा था और ज्योति सेब उठाकर टोकरी में रख रही थी। और थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई बहन सर पर सेब की टोकरी उठाकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद दोनों को बहुत भूख लग जाती है। ज्योति, बगीचे से हम दोनों सेब तो ले आए, अभी सारे सेब को अच्छी तरह से साफ करने की जरूरत है, पर फिलहाल के लिए तो मुझे बड़ी भूख लग रही है। बहन, जा जल्दी से रसोई में जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ जा। ठीक है भाई, तुम रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ज्योति अपने लिए और अपने भाई के लिए खाना लेने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और अनुपमा ज्योति को पीछे की ओर धक्का मारते हुए कहती है, ओ महारानी, खाना क्या तेरी मरी हुई माँ ने बनाकर रखा है, जो तू यहाँ आकर अपने लिए और अपने उस निकम्मे भाई के लिए खाना निकाल रही है? अरे ये खाना मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बनाया है। अच्छा, तो मैं और भाई क्या खाएं? हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। तुम दोनों भाई बहन खाना खाओ या मत खाओ, मुझे उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों को ज्यादा ही भूख लग रही है तो जल्दी से जाओ और सेब को साफ करके टोकरी में रखो और फिर रसोई में आकर खुद खाना बनाकर खाओ। मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें बना बना कर खिलाती रहूंगी। बेचारी ज्योति आंखों में आंसू लिए अपने भाई विपुल के पास आती है और उसे रोते हुए सारी बात बताती है। भाई, माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? हम तो उन्हें अपनी सगी माँ मानते हैं ना, फिर भी वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? देखो ना, रसोई में जो खाना था माँ ने मुझे लेने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम खुद बनाकर खाओ। कोई बात नहीं पगली, तू रोती क्यों है? देख, छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर। ये हमारी किस्मत है, तभी तो हमें इतना सब कुछ सहने को मिल रहा है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो वो हमें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती, पर जब हमारी किस्मत खराब है तभी तो आज हमारे साथ हमारी माँ नहीं है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत बुरी किस्मत है हमारी, तभी तो हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। अच्छा चल छोड़, जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, तू किचन में जा और खाना बना। मैं जब तक ये जो सारे सेब है ना, इन्हें अच्छी तरह से धोकर टोकरी में रख देता हूँ ताकि हम शाम को इन्हें बाजार में बेच सकें। ठीक है भाई, तुम सेब को धोकर टोकरी में रखो, मैं तब तक खाना बनाकर लाती हूँ। विपुल अपनी बहन को समझाता है और फिर विपुल अकेले ही सारे सेब को अच्छे से धोकर साफ कर कर अलग एक टोकरी में रखने लग जाता है।
तो वहीं ज्योति अपने लिए और अपने भाई के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाकर सेब की टोकरी सर पर उठाकर बाजार जाते हैं और सेब बेचते हैं। सेब ले लो सेब, लाल लाल ताजे ताजे मीठे सेब, सिर्फ 50 रुपए किलो। आओ चाची, आओ चाचा, सेब ले लो सेब, लाल लाल ताजे ताजे और मीठे मीठे, सिर्फ 50 रुपए किलो सेब। तभी दोनों के पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह दोनों की खूब अच्छी बिक्री होती है। वो दोनों शाम को घर आते हैं और घर में घुसते ही अनुपमा उनसे हिसाब लेने आ जाती है। जल्दी बताओ, दोनों ने आज कितने रुपए के सेब बेचे हैं? जल्दी बताओ। माँ, आज ज्योति की 500 की बिक्री हुई और मेरी 300 की, टोटल 800 रुपए। क्या कहा तूने? तू सिर्फ 300 के सेब बेचकर आया है? अरे खाना खाने में तो ज्योति से 2 गुनी रोटी खाता है और काम करने के टाइम पर तेरी मेहनत बिल्कुल आधी हो जाती है। ऐसा क्यों? अगर काम करने का मन नहीं है तो साफ साफ बोल दे, मैं तुझे किसी घर पर झाड़ू पोछे के काम पर लगवा देती हूँ। माँ, अब बस भी करो, आपको जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत बोलो। और वैसे भी हम दोनों को यहाँ पेट भर के खाना मिलता ही कहाँ है। अच्छा, तो मतलब अब तेरी जुबान भी निकलने लग गई है? भूल गई है क्या कि ऐसे जुबान निकालने का नतीजा क्या होता है? अरे माँ, जाने दो ना, ये पागल है, इसे नहीं पता कि कब क्या बोलना है। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा ताकि मेरी अच्छी बिक्री हो। फिलहाल के लिए ये सारे पैसे आप रख लो माँ। अनुपमा दोनों से सारे पैसे ले लेती है। तभी अनुपमा की बेटी प्रिया आती है। माँ, मुझे ना एक गुड़िया पसंद आई है। तुम्हें पता है वो गुड़िया कितने की है? पूरे 600 रुपए की गुड़िया है। तो मुझे 600 रुपए दे दो ना माँ। अच्छा, तो मेरी प्यारी गुड़िया को एक गुड़िया पसंद आ गई है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू ये 600 रुपए अपने पास रख। तेरा जब मन करे तब तू अपने लिए गुड़िया खरीद लेना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी जैसी माँ भगवान हर किसी को दे। बस बस मक्खन लगाना बंद कर और जाकर अपनी पढ़ाई कर। एक दिन तुझे डॉक्टर भी तो बनना है ना बेटा। अनुपमा ज्योति और विपुल के सामने ही अपनी बेटी प्रिया को खूब प्यार करने लगती है। ये देखकर दोनों भाई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेचारे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और अगली सुबह वो दोनों फिर से टोकरी लेकर बगीचे में जाते हैं। तभी विपुल की नजर एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर सेब के साथ साथ संतरे भी लगे हुए थे। ये देखकर दोनों हैरान थे। ज्योति, वो देख, कल तक तो ये पेड़ यहाँ पर नहीं था, फिर अचानक से एक ही रात में सेब और संतरे वाला पेड़ कैसे आ सकता है? हाँ भाई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पेड़ पर दो दो अलग फल कैसे लग सकते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों भाई बहन सेब और संतरे का पेड़ देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग फल लगे हुए थे। तभी अचानक से वो सेब और संतरे का पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। क्योंकि हम तो जादुई सेब और संतरे के पेड़ हैं, इसीलिए एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग प्रकार के फल लगे हैं। जादुई सेब और संतरे के पेड़ की आवाज सुनकर वो दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी पेड़ उनको रोकता है। अरे अरे बच्चों, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान थोड़े ही पहुंचाएंगे। हम तो जादुई सेब और संतरे के पेड़ हैं और हम सिर्फ अच्छे और सच्चे मन वाले इंसान को ही दिखाई देते हैं। अच्छा, तुम जादुई हो? फिर तो तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ भी होगी। हाँ बच्चों, हमारे पास खूब सारी जादुई शक्तियां हैं और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए आए हैं। बताओ, हम तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, सोना, चांदी, हीरा, जो मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा। पर हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो हमारी माँ चाहिए। क्या तुम अपनी जादुई शक्तियों से हमारी मरी हुई माँ को वापस ला सकते हो? ये सुनकर जादुई सेब और संतरे का पेड़ थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है, बच्चों, हम भी भगवान के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, पर हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। अगर तुम अपनी माँ को देखना चाहते हो तो हम अभी तुम्हारी माँ से 10 मिनट के लिए तुम्हें मिलवा सकते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जादुई सेब और संतरे का पेड़ अचानक से उस बगीचे में अपनी शक्तियों से अंधेरा कर देते हैं और अंधेरा करने के बाद एक तेज प्रकाश ज्योति और विपुल के पास आती है। उस तेज प्रकाश में उन दोनों को अपनी माँ सुमित्रा के अक्ष दिखाई देने लगते हैं। वो दोनों अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और रोने लगते हैं।
तभी सुमित्रा की आत्मा उनसे कहती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों, मैं क्या करूं? मैं भी लाचार हूँ। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है बच्चों। पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन एक साए की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा की आत्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति और विपुल बहुत खुश होते हैं और वो दोनों जादुई सेब और संतरे के पेड़ का शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमने अपनी माँ को देखा। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो हमसे खूब सारा धन दौलत मांगता, पर हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इतना बोलकर जादुई सेब और संतरे का पेड़ विपुल और ज्योति के लिए उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सा घर बना देते हैं और उस घर में उनकी जरूरत के सभी सामान उपलब्ध थे, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में लल्लू नाम का सीधा साधा लड़का रहता था। माता पिता के गुजर जाने का सदमा लल्लू सहन नहीं कर पाया, जिस वजह से उसका दिमागी संतुलन ही खराब हो गया। लल्लू बड़ा ही सीधा था, जिस वजह से लल्लू की भाभी प्रीति और भाई विजय दोनों उससे घर का सारा काम करवाते थे। अरे ओ नालायक, क्या दांत दिखाकर बर्तन धो रहा है? थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। घर में बाकी का काम भी तो पड़ा हुआ है। ये काम करने में 2 घंटे लगाता है तू। भाभी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप बस बैठे बैठे हुक्म फरमाइए, मैं हूं ना आपकी जी हजूरी करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से काम कर और उसके बाद कमरे में आकर मेरे पैर दबा दियो। बहुत थक गई हूं मैं। भाभी, पैर दबाने का काम तो भैया भी कर सकते हैं ना। अब भैया से ही पैर दबवा लो। तेरी औकात पैर दबाने की ही है, इसलिए मैं तुझसे पैर दबाने के लिए कह रही हूं। और एक बात कान खोलकर सुन ले लल्लू, जितनी तेरी औकात है उतना ही बोला कर। ज्यादा बोलने की कोशिश की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लल्लू अपनी भाभी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था। ऐसे ही एक दिन लल्लू के घर उसकी दूर की मौसी आती है। लल्लू मौसी के पैर छूता है। अरे मेरा लल्लू, कितना कमजोर हो गया है। लगता है तेरी भाभी तुझे खाना नहीं देती है। रुक जा, अभी अच्छे से तेरी भाभी की खबर लेती हूँ। कहाँ गई वो कामचोर? सारा दिन आराम करती रहती है। अंदर से प्रीति भी आती है। तभी मौसी प्रीति से कहती है, क्यों रे कामचोर, तू मेरे लल्लू को ठीक से खाना नहीं खिलाती क्या? अरे देख तो, कितना कमजोर हो गया है ये। इसकी आंखें भी पीली पीली हो गई हैं। लगता है तू इसे बिल्कुल खाना नहीं देती। अरे मौसी जी, आप भी कैसी बातें करती हैं। आप जरा लल्लू से ही पूछ लो कि मैं उसकी देखरेख करती हूं या नहीं। अरे बस बस रहने दे, तुझे तो पूरा खानदान जानता है कि तू कैसी है। अरे मैं तो कहती हूं कि अब हमारे लल्लू की शादी करवा दे। जब लल्लू की बीवी आ जाएगी तो वो लल्लू का अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या मौसी जी, क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना? अरे लल्लू को खुद का ध्यान रखना तो आता नहीं, शादी करके अपनी पत्नी का ख्याल क्या ही रख पाएगा। हाय हाय, जुबान जल जाए तेरी। मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलती है, उल्टा कहीं की। शर्म नहीं आती क्या तुझे? अरे किसने कह दिया कि मेरा लल्लू अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रख पाएगा? अरे तूने तो मेरे लल्लू के ऊपर अत्याचार कर करके उसे और कमजोर बना दिया है। अरे मौसी जी, ये सारी बातें बाद में कर लेंगे। अरे मैं तो कहती हूं कि मेरे लल्लू के लिए लड़की देखना शुरू कर दो।
और एक सुंदर सी लड़की देखकर मेरे लल्लू की शादी कर दो। शादी की बात सुनकर लल्लू बहुत खुश हो जाता है। हाँ भाभी, मौसी बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मेरी भी शादी करा दो ना। और हाँ, मेरी बीवी सुंदर सी ढूंढ कर लाना, क्योंकि भैया की किस्मत तो फूटी है, तभी तो उन्हें आप मिली। प्रीति को मन ही मन लल्लू पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह मौसी जी के सामने लल्लू को कुछ नहीं कह पा रही थी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी मौसी फिर से लल्लू के बड़े भाई से उसकी शादी की बात करती है। ए विजय, लल्लू के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं? अरे, तेरे माँ बाप लल्लू को तेरे भरोसे ही तो छोड़कर गए हैं, और लल्लू की उम्र भी 25 साल के आसपास हो चुकी है। अब तो इसके हाथ पीले करवा दे। हाँ मौसी जी, मुझे भी लल्लू की शादी करवानी है। बस अगले हफ्ते से मैं लल्लू के लिए लड़की देखना शुरू कर दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। और एक बात ध्यान से सुन ले, शादी में कोई लापरवाही नहीं। लड़की दिखने में भी अच्छी हो और व्यवहार से भी अच्छी हो। अपनी इस प्रीति की तरह मत ले आना। ये सुन प्रीति को गुस्सा आता है। ऐसे ही रात को प्रीति और विजय दोनों अपने कमरे में थे। तभी प्रीति अपने पति से कहती है, वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी मौसी को लल्लू की शादी की इतनी क्या चुल पड़ गई है? बार बार लल्लू की शादी के बारे में ही बात कर रही हैं। वैसे मौसी ठीक कह रही थी, लल्लू की उम्र भी हो चुकी है, और आज नहीं तो कल हमें उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। भले ही तुम्हारे भाई का नाम लल्लू है, लेकिन हरकतें तो तुम्हारी लल्लू जैसी हैं। अरे, भूल गए क्या कि ये सारी प्रॉपर्टी लल्लू के नाम है। अगर हमने लल्लू की शादी करवा दी तो लल्लू की पत्नी का भी इस प्रॉपर्टी पर अधिकार होगा। अगर चाहते हो कि वह पूरी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए तो हमें ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी होगी, या फिर लल्लू को रास्ते से हटाना होगा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। पिताजी ने तो वैसे ही मेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर हमने जैसे तैसे लल्लू से प्रॉपर्टी अपने नाम करवा भी ली, तब भी हमें इसकी देखरेख करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वैसे ही दिमाग से थोड़ा कमजोर है। इसलिए लल्लू को रास्ते से हटाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। कुछ ना कुछ करके हमें इस लल्लू को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही होगा। तब जाकर ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। प्रीति और विजय दोनों की नजर घर की प्रॉपर्टी पे थी। ऐसे ही अगली सुबह मौसी वापस अपने घर चली जाती है, तो वही प्रीति फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। मौसी के जाते ही प्रीति लल्लू से कहती है, लल्लू, जाके मार्केट से सब्जी लेकर आ। ठीक है भाभी, मैं अभी जाता हूँ। लल्लू मार्केट सब्जी लेने चला जाता है। इसी बीच विजय और प्रीति दोनों लल्लू को जान से मारने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। एक काम करते हैं, हम लल्लू को खाने में जहर मिलाकर दे देंगे। खाना खाने के बाद उसका राम नाम सत्य। अरे नहीं नहीं, इससे तो सबको शक हो जाएगा। अरे, कुछ तो करना होगा ना। उसे ऐसे मारेंगे जिससे किसी को हम पर शक ना हो। ऐसे ही थोड़ी देर बाद लल्लू घर आ जाता है और वो अपनी भाभी से कहता है, भाभी, ये देखो, बाजार में मुझे सस्ते सस्ते हरे संतरे मिल गए, इसलिए मैंने 1 किलो हरे संतरे खरीद लिए। यह मुझे खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं लल्लू, तुम ये सारे संतरे अपने कमरे में ले जाकर रख दो। और हाँ, ये सारे संतरे तुम ही खाना,
क्योंकि तुमने बड़े ही प्यार से अपने लिए लिया है ना। ले जाओ। लल्लू वो सारे हरे संतरे अपने कमरे में ले जाकर रख देता है। तभी वहां उसकी भाभी आती है और कहती है, अरे लल्लू, देखना जरा, ये बाथरूम का स्विच कुछ काम नहीं कर रहा है। एक बार तुम उसे ठीक कर देते तो सही रहता। हाँ भाभी, अभी आता हूँ मैं। लल्लू अपनी भाभी की बात मानकर घर के बाथरूम में जाता है और वहां के स्विच बोर्ड को ठीक करने लगता है। लल्लू बड़े आराम से स्विच बोर्ड को छू पा रहा था। ये देख प्रीति को अपने पति पर गुस्सा आ रहा था। देख लिया, कितना गंदा प्लान था तुम्हारा। अरे, इस लल्लू को तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब मैं अपना प्लान बताती हूं कि क्या करना है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे ही अगले दिन लल्लू फिर से वही हरे संतरे खाता है। संतरे खाने के बाद लल्लू को अपने अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस होने लगती है। तभी वहां लल्लू के भैया भाभी आते हैं और कहते हैं, अरे लल्लू, जा छत पर जाकर कपड़े सुखा दे। अच्छा भैया, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। लल्लू दोनों की बात मानकर छत पर कपड़े सुखाने चला जाता है। छत पर एक खुली तार पड़ी थी। लल्लू का पैर उस खुली तार पर चला जाता है। जैसे ही लल्लू का पैर तार पर जाता है, ये देख प्रीति विजय को इशारा करती है। विजय नीचे से स्विच बोर्ड ऑन कर देता है, लेकिन फिर भी लल्लू को कुछ नहीं होता। ये देख दोनों पति पत्नी हैरान थे। अरे, ये सब क्या हो रहा है? लल्लू के ऊपर करंट का असर क्यों नहीं हो रहा है? इस बार तो हमने सारी चीजों का ध्यान दिया था, उसके बावजूद इस लल्लू को कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अब हम डायरेक्ट लल्लू से प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ऐसे प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। अब हमें हिम्मत दिखाकर काम लेना होगा। दोनों पति पत्नी लल्लू को खत्म करने के लिए कई तरकीबें लगा चुके थे, लेकिन लल्लू पर कोई भी तरकीब असर ही नहीं कर रही थी। ऐसे ही एक दिन विजय लल्लू के पास प्रॉपर्टी के पेपर लेकर जाता है। लल्लू, ये जरा कुछ घर के पुराने कागजात है, इसके ऊपर तेरे साइन चाहिए। जरा इस पर अपने साइन तो कर दे। अरे भैया, पेपर पर साइन करने से पहले पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप जरा पेपर तो मैं एक बार पढ़कर देख लूं, क्या है ये? क्या लल्लू, तू भी अपने भाई से मजाक कर रहा है? अरे तुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, तो तू पेपर कहाँ से पढ़ लेगा? ला, मैं ही तुझे पढ़कर बताता हूँ। अरे नहीं भैया, मुझे हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने अच्छे से आता है। लल्लू पेपर छीनकर पेपर पढ़ने लगता है। अच्छा, तो मतलब आप लोग मुझसे मेरी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं? अरे, आप लोगों को क्या लगा कि मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, कर आप लोगों से कुछ नहीं कहता हूँ? तो इसका मतलब क्या मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, तू बेवकूफ है। अरे, आज तक हमने इस घर के लिए और तेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी तू हमारे नाम कर दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। चुपचाप ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। या तो तुम मौत के मुंह मारा जाएगा, या ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे। तुम्हें जो करना है कर लो, ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। विजय को गुस्सा आता है। विजय अंदर से एक चाकू लेकर आता है और उस चाकू से लल्लू के ऊपर वार करने लगता है। तभी लल्लू के अंदर अचानक से एक शक्ति आ जाती है और लल्लू विजय और प्रीति दोनों को घर से धक्के मारकर बाहर कर देता है और उन दोनों के खिलाफ मर्डर का केस कर देता है। पुलिस उन दोनों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल देती है, तो वहीं लल्लू अपना बदला हुआ रूप देखकर हैरान था। आखिर ये सब कैसे किया? इतनी ताकत मुझ में कहां से आ गई? मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ
उसके बावजूद मैं प्रॉपर्टी के पेपर कैसे पढ़ लिया? तभी वह जादुई हरे संतरे लल्लू से कहते हैं। अरे लल्लू, ये सब हमारा कमाल है। अरे हम जादुई संतरे तुम्हारी मदद कर रहे थे। तुम्हारे भैया और भाभी बहुत बुरे हैं। वो तुम्हें जान से मारना चाहते थे। अरे वह तो मेरी जादुई शक्तियों का कमाल है, जो तुम अभी तक सही सलामत हो और आगे भी अच्छे ही रहोगे। इस तरह से लल्लू उन जादुई हरे संतरों का शुक्रिया अदा करता है और इस तरह से जादुई हरे संतरे लल्लू की मदद करते हैं।